नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। वो होगा संविधान के क्लास का टेस्ट। ठीक है, संविधान में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनसे टेस्ट होगा दोस्तों। तो आप लोग का आत्म परीक्षण होगा और आप लोग टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कॉपी में लिखिएगा इसके आंसर क्या हो सकता है, पॉज करके। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वो दिल्ली राजराम में स्थित है। कोचिंग सेंटर का नाम है निखार कोचिंग सेंटर, जिसमें सीजीपीएससी व्यापम आदि तैयारी कराई जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, प्रवेश प्रारंभ है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8827620400 है। मलयालम समाज राजरा। ठीक है, और ये हमारा टेस्ट पेपर है, देख लीजिए। निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा, छात्रावास अधीक्षक वाला भी है। चलिए, इसमें हम लोग इससे पहले एक वीडियो था, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। अब ये हमारा क्वेश्चन होगा वो 51 से स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारे स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कौन सा है इसका सही आंसर? तो आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए पॉज करके, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो गांधी जी ने किसकी असफलता, ऐसे कौन से मिशन था जो असफल हो गया जिसके बाद महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा? तो कौन सा है इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, यही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद है, निम्नांकित पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषा है। 22 भाषा, कितनी भाषाओं को उल्लेख है बोल रहे हैं? 22 भाषा का। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 20 राजभाषाओं से संबंधित है। राजभाषा से संबंधित भाग 20 है बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है सही क्या है, मतलब क्या पहचानना है, सही का चयन कीजिए करके। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल बी। क्या है, देखिए क्या बोला गया है, संविधान में 22 भाग हैं, भारतीय संविधान का भाग 20 राजभाषाओं से संबंधित है। इसमें आप लोग को क्या छांटना है, देखिए इसका सही आंसर होगा, भारतीय संविधान में 22 भाग तो है, बिल्कुल सही बात है। इसमें फर्स्ट बस सही है, लेकिन सेकंड सही है कि नहीं है बताइए आप लोग? तो सेकंड बिल्कुल गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो केवल एक सही है। कौन सा आंसर होगा? सही उत्तर का चयन करना है ना, देखिए क्या लिखा है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा है? केवल एक सही है दोस्तों, याद रखेंगे। केवल एक सही है, भारतीय संविधान में 22 भाग का उल्लेख है, ये याद रखना है। चलिए उसके बाद है, संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, बाकी सभी भाषाएं सम्मिलित है। मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है भाषाओं से संबंधित, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो कब हुआ था आप सभी जानते हैं, आंसर लगाइए जल्दी से। तो ये है 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है ना, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 9 से 23 दिसंबर 1947 को दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खनन एवं ऊर्जा मंत्री का पदभार कौन था? तो कौन था बताइए? सी.एच. भाभा, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वी.एन. गाडगिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गाडगिल होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्री थे, सरदार बलदेव ये कौन से मंत्री थे? रक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। चलिए आगे बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कौन सी जोड़ी सही है करके। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, ये तो गलत हो गया। वित्तीय आपात हम लोग क्या पढ़े हैं? ठीक बोल रहा है, विधि का शासन, ये भी गलत हो गया। प्रस्तावना की शब्दावली, देखिए ध्यान से देखिए, प्रस्तावना की शब्दावली जो है ये सही है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रस्तावना की शब्दावली ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, और वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और विधि का शासन ये लिया गया है ब्रिटेन से। उसके बाद है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था? कौन सा ऐसा अधिनियम है? तो इसका सही आंसर होगा, याद ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे, याद रखेंगे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हम लोग पढ़ते हैं, इसमें किस में उल्लेख है बताइए? तो संविधान के प्रस्तावना में भी उल्लेख है, और किस में उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीपीएससी व्यापम, आप जो भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि कुड में क्वेश्चन है।
संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ये वाला सही है। सबसे पहले पंथ निरपेक्ष, फिर न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता या समता, फिर बंधुत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे इनमें से क्या सम्मिलित है? आधारभूत ढांचे में तो 60 का सही आंसर होगा डी होगा, उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपना आंसर। भारतीय संविधान के संघात्मक या फेडरल तत्व को प्रदर्शित करने वाला प्रावधान नहीं है। कौन से इसमें नहीं है? एकल नागरिकता, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनात्मक व्यवस्था। संघात्मक तत्व को बोल रहे हैं। संघात्मक तत्व में कौन शामिल नहीं है? देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा एकल नागरिकता। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। इसे कब अपनाया गया है? तो इसे अपनाया गया था दोस्तों 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये वाला तो गलत हो गया हमारा, ये तो सही है। इसका प्रथम माह जनवरी है, ये भी गलत है। सेकंड बस सही है। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो 62 का आंसर दिया है, क्या दिया है देख लीजिए एक बार। 62 नंबर है ना, तो 62 का आंसर होगा सी होगा दोस्तों। ठीक है, 1 व 2 सही है कि देख लेते हैं एक बार क्या है इसका सही आंसर। 62 का भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 27 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका प्रथम माह जनवरी है। देखिए फर्स्ट बस सही है ना, याद रखेंगे। इसको क्वेश्चन को विलोपित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। साधारण बहुमत का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रक्रिया के संपादन में नहीं होगा? साधारण बहुमत का तो 63 का आंसर क्या होगा इसमें? 63 का होगा दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए साधारण बहुमत नहीं, कितनी बहुमत की जरूरत होती है? तो 2/3 बहुमत की। उसके बाद देखिए ये जो जिला बोलता हूँ, ये क्या है? राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कब बना है सभी जानते हैं आप लोग, 1956 में बना है। ठीक है, नागालैंड कब बना है? 1963 में बना है, ये भी ठीक है। हिमाचल प्रदेश कब बना है? तो ये 71 में बना है क्या? चलिए, तो इसका 64 का आंसर हम लोग बता रहे हैं, डायरेक्ट बताते हैं। तो 64 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा। ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, ठीक है, सी का आई भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। सही बात है कि गलत बात है बताइए? तो बिल्कुल सही बात है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार बस नहीं है क्योंकि हट गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो 65 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 65 का आंसर सी होगा। दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है दोनों। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? याद रखिएगा दोस्तों, ये है अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, दोहरे दंडादेश का निषेध। उसके बाद है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? कल्याणकारी राज्य कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद देखिए मूल कर्तव्यों के संबंध में सही क्या है? मूल कर्तव्य, तो इसमें देखिएगा भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, और फोर्थ ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो 68 में क्या क्या दिया है देखिए। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है इसमें। ठीक है, डी लिया गया है। देख लीजिए 1, 2 व 4 सही है बोल रहे हैं, लेकिन 3 इसमें सही नहीं है, पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में शामिल है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में कौन कौन शामिल है? तो 1, 2 और 4। निरंतरता शामिल है क्या? नहीं है। लघुकरण, परिहार व प्रविलंबन पढ़े हैं। उसके बाद देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें मतदाता वरीयता के क्रम में मत देते हैं। एक ही वरीयता सभी अभ्यर्थी को दिया जा सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है, और इनमें मतों के स्थान पर मत मूल्यों की गणना की जाती है। इसमें सही क्या है? तो 70 का सही क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1, 3 व 4, जिसमें हम लोग देखते हैं इसमें मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है। सही बात है, बिल्कुल, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एक दिन। ठीक है, उसके बाद है एक ही वरीयता सभी अभ्यर्थी को दिया जा सकता है। दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? किसी को एक देंगे, किसी दूसरा देंगे ना, ऐसा नहीं दे सकते। उसके बाद देखिए
प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक, उनकी मर्जी है। उसके बाद है इसमें मतों के स्थान पर मत मूल्यों की गणना की जाती है। मत मूल्यों की, सही बात है, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? किस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होगी, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा साधारण बहुमत, याद रखेंगे। कौन सा होगा? साधारण बहुमत इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है निम्न में से कौन भारत का ऐसा पदाधिकारी है जो जिस पद की शपथ लेता है उस पद के लिए उसे कोई वेतन नहीं दिया जाता, और जिस पद की शपथ नहीं लेता है उस पद का उसे वेतन दिया जाता है। भारत का महान्यायवादी है कि दिल्ली का उपराज्यपाल है कि लोकसभा अध्यक्ष है कि भारत की उपराष्ट्रपति है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, भारत की उपराष्ट्रपति है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित विवरण किस संवैधानिक पद के संबंध में संदर्भित करता है? यह राष्ट्रीय विकास, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। यह राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके लिए संविधान में मान्य आयु 25 वर्ष है। यह लोकसभा एवं राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो कौन सा है? प्रधानमंत्री ही है, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है, मतलब भाग ले सकता है? तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? महालेखा परीक्षक होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा कि महान्यायवादी होगा कि सॉलिसिटर जनरल होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महान्यायवादी होगा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। 76 में इसका उल्लेख है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। उसके बाद देखिए किस तिथि से लोकसभा की अवधि की गणना होती है? लोकसभा तिथि की गणना कब से होती है? ठीक है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन मीडिया, ठीक, हाँ। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका डी होगा, प्रथम सम्मेलन की तिथि से, याद रखेंगे, ठीक है ना, प्रथम सम्मेलन की तिथि से। उसके बाद है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक को सभी जानते हैं आप लोग, लोकसभा स्पीकर प्रमाणित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? उसके बाद है राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, सही बात है, बिल्कुल। इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 1/4 पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े, 1/3 पढ़े हैं, तो ये वाला गलत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों की पद अवधि 6 वर्ष होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या छांटना है? सत्य कथन छांटना है। तो 1 व 3 हमको सही लग रहा है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है? धन विधेयक है ना, मनी बिल में। तो मनी बिल में देखिए लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। करों का अधिरोपण, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना, रेमिशन ऑफ टैक्सेस और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। करों का नियमन, परिहार करना, उत्साधन करना, अधिरोपण करना, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों सभी इसमें शामिल रहेगा, तो 1 2 3 4 सभी रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीय का अर्थ क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का अर्थ क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की राजनीतिक जाति एक होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों में एकता होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों में मत विभिन्नता होती है, और मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन बोला गया है इसमें संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीय का अर्थ क्या है? तो देखिए 80 नंबर का आंसर क्या होगा? इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की राजनीतिक जाति एक होती है, सही बात है, जो राजनीतिक जाति क्या होती है? एक होती है। उसके बाद लिया हुआ है, देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों में एकता होती है, और है मंत्रिपरिषद के सदस्यों में मत विभिन्नता होती है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। तो बी में कौन कौन सा है? 1 और 4 है, एक वाला हो गया, और कौन सा है? 4 वाला है। मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का, ठीक है ना, ये है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, तो
देखिए फर्स्ट है इसमें, यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। उसके बाद है इसके सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। थर्ड है यह संसद द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति प्रदान करता है। और लास्ट है इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या हो सकता है ये बताइए। तो टिक लगा लिए। चलिए आंसर बता रहा हूँ मैं, इसका सही आंसर होगा सत्य कथन है, यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। देखिए ये इसके सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, ये बिल्कुल गलत बात है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह संसद द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति प्रदान करता है, संसद द्वारा पारित कानून, गलत बात है ये तो, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, ये थोड़ी स्वीकृति प्रदान करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद में लगाया जाता है, संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके क्या बोल रहे हैं, संविधान की अगर व्याख्या से संबंधित कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत शामिल है, कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत शामिल है, कि परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत शामिल है, कि उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये शामिल है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त करता है किंतु उसे पदच्युत नहीं कर सकता। उसके बाद है राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त करता है किंतु उसे पदच्युत नहीं कर सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि राज्यपाल किसी को नियुक्त कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए, ऐसे पद का नाम बताइए, पदधारी का नाम जिसे वो नियुक्त करता है किंतु उसे हटा नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। सही कौन सा होगा इसको ये बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है, लेकिन पदच्युति कौन करेगा, याद रखेंगे, वो करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, नियुक्तित कर देते हैं लेकिन हटा नहीं सकते उनको। उसके बाद है संविधान 84 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें 100 50 क्वेश्चन रहेंगे इसके अलग से, ठीक है ना, तो 100 तक जाएगा ये, तो आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है संविधान के अनुसार सही क्या है, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा दोस्तों, क्या बोला गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन या प्रथम सदन, ठीक है, उच्च सदन कहलाता है, याद रखेंगे, क्या कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है। इसमें क्या है देख लीजिए आप लोग एक बार, इसका सही आंसर होगा, दोनों सही है बिल्कुल, प्रथम सदन, ठीक है ना, विधानसभा होगा और द्वितीय सदन विधान परिषद होगा, लेकिन उच्च सदन कौन सा है, विधान परिषद होगा, तो सी वाला होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान की निम्न में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा 85 का सी होगा, समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा वाला। उसके बाद है वित्त आयोग के संबंध में छांटना है हमको, वित्त आयोग, ठीक है, तो वित्त आयोग में हम देखते हैं वित्त आयोग के संबंध में सही क्या है, तो वित्त आयोग, ध्यान से देखिए, वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है, एक व्यक्ति या सदस्य ऐसा होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या होने की योग्यता रखता हो। थर्ड है अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, यह बोला गया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी अरविंद पनगड़िया होंगे दोस्तों, याद रखेंगे। और 15वें वित्त आयोग के NK सिंह, ठीक है, और प्रथम वित्त आयोग के केसी नियोगी। और ये जो है वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में है, तो 280 में है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 280। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला तो सही लग रहा है, ठीक है, चौथा भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा देखिए, इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 व 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग में निहित होगा। देखिए क्या क्या कर सकता है निर्वाचन आयोग, तो ध्यान से देखिए, पहले बात करते हैं, निर्वाचन का अधीक्षण बिल्कुल कर सकता है, सुपरिटेंडेंट्स होता है वही, ठीक है ना। और निर्वाचन का संचालन करता है कि नहीं करता, बताइए आप लोग, ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा बिल्कुल, ठीक है, करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना।
निर्देशन करता है कि नहीं करता, ये हो गया। और नियंत्रण करता है कि नहीं करता, ये भी आपको बताना है। और एक कौन सा ऑप्शन है, निर्वाचन का संचालन। तो आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा, अधीक्षण मतलब सुपरिटेंडेंस तो करता ही करता है, ठीक है ना, ये सही रहेगा। और डायरेक्शन भी करता है कि चुनाव कैसे कैसे होगा, ये भी डायरेक्ट करता है, ठीक है ना। कंट्रोल भी करता है, लेकिन कंडक्ट नहीं कराता है, याद रखेंगे। लेकिन कंडक्ट क्या है, नहीं रहेगा, याद रखेंगे, ये नहीं करता है। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ 12 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ध्यान से देखिए, बोर मत होइएगा, ठीक है। जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो, मतलब लागू हो, तब विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी एक बार में अवधि कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष के लिए, है ना अवधि। तो इसको कौन बढ़ा सकता है, संसद बढ़ा सकता है कि राष्ट्रपति बढ़ा सकता है कि प्रधानमंत्री बढ़ा सकते हैं कि राज्यपाल बढ़ा सकते हैं, इसका आंसर चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, संसद होगा, ठीक है। उसके बाद है, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, दोस्तों बताइए इसका सही आंसर होगा वो है, क्या आएगा बताइए। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार पढ़े हम लोग, अनुच्छेद 21 में ये आएगा, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। 89 हो गया था। उसके बाद देखिए इधर, अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 344 दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों याद रखेंगे। आप लोग को मालूम होना चाहिए 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखेंगे प्रधानमंत्री, तो राजीव गांधी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, कौन सी भाषा है। तो 92 का आंसर क्या होगा, 92 का आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, मणिपुरी, ठीक, कोंकणी और क्या पढ़ें, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यही तो पढ़े हैं ना, ठीक है, चलिए याद रखना है। उसके बाद है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक, 2 राज्य मिलकर एक लोक सेवा आयोग बना रहे हैं, इसके संबंध में क्या सही है। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहला कथन है। और उसके बाद देखिएगा कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। उसके बाद इनके वेतन भत्ते पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है 65 नहीं होता, 62 होता है, 6 वर्ष तो होता है लेकिन ये 62 वर्ष होता है, ठीक है। ये तो दूसरा कथन तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, ठीक है, दूसरा कथन क्रॉस हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो बचा कौन सा है, दूसरा कट हो गया, तो केवल एक सही है दोस्तों। तो डेफिनेटली क्या है, ये भी गलत हो गया। देखिए इनको वेतन भत्ते पेंशन केंद्र की संचित निधि से नहीं मिलेंगे, जो उस राज्य है, दोनों राज्य हैं उनकी संचित निधि पर भारित होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख है। वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी को हम लोग कौन से अनुच्छेद में पढ़े हैं, ये बताइए, वस्तु एवं सेवा कर वाला। तो 94 का होगा दोस्तों, बी होगा, 246 का। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान नहीं है। द्विसदनीय मतलब 2 ठोक सदन का प्रावधान नहीं है। कर्नाटक में है, तमिलनाडु में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग बताइए, ठीक, तमिलनाडु में ही नहीं पढ़े हैं, ठीक है, याद रखना है। तो यही नहीं है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, ये सब में है। चलिए उसके बाद है, अब हमारा खत्म होने वाला है दोस्तों। वर्तमान मंत्रिमंडल में भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय के लिए कैबिनेट मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी का संबंध किस पार्टी से है, एच.डी. कुमारस्वामी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जदयू से है। किस पार्टी से है, जदयू, जनता दल, ठीक है ना, याद रखना है, नीतीश कुमार वाला पार्टी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में सही क्या है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 में होता है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 97 का, तो 97 का आंसर होगा डी होगा दोस्तों, सभी तो सही थे ना। चलिए अब देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, सही क्या है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं,
उसके बाद है राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है बोल रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों सही हैं, ठीक है ना। वित्त विधेयक या धन विधेयक जो भी है केवल लोकसभा में प्रस्तावित की जा सकती है और राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है। उसके लिए भी दिन है 14 दिन, तो 6 महीना, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रीट या उत्प्रेषण का अर्थ है क्या है? रीट, ठीक है। रीट या उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? तो 99 का सही आंसर होगा पूर्णतः सूचित करे उत्प्रेषण मतलब, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है जो संविधान में उल्लेख नहीं है? नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जो नीति आयोग है दोस्तों वो संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे हम लोग बात करें तो इसका लगभग 263 में उल्लेख है, अंतर्राज्यीय परिषद का, निर्वाचन आयोग का 324 में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कितना में है? लगभग ये 340-41 में है, देख लेंगे आप लोग, ठीक ना, उसमें है। लेकिन नीति आयोग का कोई अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, बिल्कुल शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।